तो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल मेडिकोज क्लासेस। तो काफ़ी लंबे समय के बाद मैं चैनल पे वापस आया हूँ और ट्राई करूँगा कि कंटिन्यू रखूँ। और इसमें हम लोग हमने जो टॉपिक उठाया है वो ईएनटी से लिया है। ठीक है, ईएनटी से लैरिंग्स लिया है जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है बच्चों को समझने में। ठीक है, और मुझे भी काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस टॉपिक को ही कवर करूँ, जो डिफ़िकल्टीज़ को दूर किया जाए। और ये जो हमारा कंटेंट हम लोग लेने वाले हैं उसका रेफरेंस काफ़ी अच्छे टेक्स्ट बुक हमारे ढिंगरा से लिया गया है और काफ़ी अच्छे नोट से लिया गया है। तो आप लोग बिल्कुल भी फोकस्ड रहें, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट के बाद आप चाहे उसको पीजी में यूज़ करें, चाहे आप उसको यूजी के अपने एग्ज़ाम्स के लिए यूज़ करें, तो दैट्स योर चॉइस। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अपने वीडियो पे सीधा स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने एक बार पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था, बट ड्यू टू सम एरर वो वीडियो में आवाज़ ही नहीं आया, तो मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लैरिंग्स से। तो लैरिंग्स की जो हम लोग बात करेंगे, तो बेसिकली हम लोग लैरिंग्स जब भी दिमाग में डालना है ना, तो 3 चीज़ याद रखिए। सबसे पहले एक फ्रेमवर्क बनता है। कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो उसका एक फ्रेमवर्क बनाइए, एक रोड मैप बनाइए। फ्रेमवर्क, बहुत लोग फ्रेमवर्क बोलेंगे, बहुत लोग रोड मैप बोलेंगे। मैं बोलूँगा रोड मैप बोलो या फ्रेमवर्क, सब बात एक ही है कि आपको पढ़ना कैसे है। लैरिंग्स, अगर आपके मन में एक बात आया तो उसको एक डेवलप करो अपने दिमाग में। व्हाट इज़ लैरिंग्स, एक स्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए कि अच्छा आगे में ये होगा, पीछे में ये होगा, आगे जो भी एक दिमाग में डेवलप। जैसे अगर मैं बोलता हूँ पिज़्ज़ा, तो आपके दिमाग में पिज़्ज़ा आ जाता है कि कैसा पिज़्ज़ा। मैं पनीर पिज़्ज़ा बोलता हूँ तो पनीर आता है, चिकन बोलता हूँ चिकन आता है। तो इस तरीके से लैरिंग्स आपके दिमाग में होना चाहिए कि व्हाट इज़ लैरिंग्स, लैरिंग्स दिमाग में आ जाए। उसी तरीके से मैं अगर बात करता हूँ कि व्हाट इज़ एनाटमी ऑफ लैरिंग्स, फिजियोलॉजी ऑफ लैरिंग, पैथोलॉजी ऑफ लैरिंग्स, तो मतलब इस टॉपिक में हमको पढ़ना है उसके एनाटमी के बारे में कि लैरिंग्स कैसे होता है। इस फर्स्ट टॉपिक में तो हम लोग डेवलपमेंट पढ़ेंगे, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसका रोल पढ़ने वाला है। बट हम लोग जैसे एनाटमी बोले तो क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं लैरिंग्स में, फिजियोलॉजी, इसका रोल क्या है भाई, क्यों हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, अच्छा इससे आवाज़ आता है, क्या आता है, वो तो आगे देखेंगे। फिर इसका पैथोलॉजी, अच्छा लैरिंग्स में ये डिसऑर्डर हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो फिर उसको मैनेज कैसे करना है, तो सब बात सीखेंगे। तो सीखना है हमको, कुछ ना कुछ सीखना है। तो जब से पहले मैं लैरिंग्स की बात करूं, तो जब अर्लीस्ट फॉर्म जो हमारे लाइफ की शुरुआत हुई थी, तो लैरिंग्स हम एक लंग फिश नामक मछली में देखा गया था। फिश थी, इसका नाम था लंग फिश, जिसमें लैरिंग्स एक मस्कुलर स्फिंक्टर की तरह देखा गया था। मस्कुलर स्फिंक्टर का एक रोल था, अपना रोल क्या था कि लंग्स के अंदर वो वाटर को इनहिबिट कर रहा था। अगर लंग्स में पानी नहीं जाएगा तो लंग्स अपना काम करेगा, अगर पानी जाएगा तो क्या हो सकता है, हाइड्रोथोरेक्स हो सकता है। तो बेसिकली बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है। मतलब लंग्स में अगर पानी चला जाएगा तो लंग्स में इन्फेक्शंस होंगे, निमोनिया होने का बहुत चांस रहता है। तो हमारा काम क्या था, मतलब हमारा नहीं, लंग फिश में लैरिंग्स का काम था एज अ मस्कुलर स्फिंक्टर। उस समय लैरिंग्स एक मसल वाला स्फिंक्टर हुआ करता था, मसल्स था उस टाइम। ठीक है, टुडे अगर बात करूँ तो वो कार्टिलेज से मिल के बना है, बट फ्रॉम दैट टाइम वो क्या था, वो आपका एक मस्कुलर स्फिंक्टर था। ठीक है, एक मसल्स था जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता था और रिलैक्स करता था। ठीक है, तो बेसिकली ये तब की बात हो रही है जब हमारा लाइफ कहाँ होता था, वाटर में। ठीक है, नाउ लैरिंग्स, तो मैं कह रहा हूँ कि लैरिंग्स का जो फंक्शन है क्या था, एयरवे प्रोटेक्शन का। उस समय लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा था। तो बेसिकली अगर मैं आज भी बात करूँ लैरिंग्स की, तो लैरिंग्स आज भी एयरवे प्रोटेक्शन में ही रोल प्ले कर रहा है। बेसिक रोल की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको एक डायग्राम यहाँ दिखाता हूँ कि ज़रा गौर से देखना कि दिस इज़ योर नेजोफेरिंग्स, दिस इज़ योर ओरोफेरिंग्स, हाइपोफेरिंग्स, ये रहा हाइपोफेरिंग्स, सॉरी ये मैं गलती बोल दिया यहाँ नहीं। ठीक है, तो ये रहा आपका लैरिंग्स, ये लैरिंग्स वाला एरिया। अब देखो ये जो लैरिंग्स के एरिया की शुरुआत, दैट इज़ योर एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का काम क्या है कि ये फ्लैप होता है, और ये फ्लैप क्या करता है, इसको कवर करता है। तो मान लो जो आपने खाना खाया, या आपका जो माउथ है इसके थ्रू आपने खाया 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 खाया, अब ये खाना क्या होता है, इधर चला जाता है, दैट इज़ और इसोफेगस में चला जाएगा। फेरिंग्स के थ्रू होते हुए, ओरोफेरिंग्स हाइपोफेरिंग्स होते हुए ये चला जाएगा आपका इसोफेगस में। बट अगर मैं इसी फ्लैप को यहाँ से हटा दूँ, ये फ्लैप अगर यहाँ से हट गया, तो ये जो आपका खाना था, ये जो खाना आपका, ये खाना जो आ रहा था यहाँ से, ये चांस है कि लैरिंग्स में जा सकता है। तो बेसिकली आज के टाइम में भी ये क्या हो रहा है, ये लैरिंग्स के हेल्प से क्या हो गया कि ये फ्लैप कवर हुआ तो खाना अंदर नहीं आ पाएगा, खाना अंदर आएगा ही नहीं। तो खाना जब अंदर नहीं आएगा तो बेसिकली इसका आज भी रोल क्या है, आपका एयरवे प्रोटेक्शन में इसका रोल है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वो मैंने लास्ट वीडियो रिकॉर्ड करा था तो इसी वजह से थोड़ा उसमें लिखा हुआ था कुछ, बट कोई नहीं, चलिए। तो बेसिकली आज भी इसका रोल क्या है, सॉरी
आज भी इसका रोल ये है कि ये एयरवे प्रोटेक्शन में रोल प्ले करता है विद द हेल्प ऑफ एपिग्लॉटिस। मैंने उसका मैकेनिज्म समझाया आपको। चलिए बात करता हूँ मैं नेक्स्ट लाइफ। अब लाइफ क्या हो रहा है हमारा, धीरे धीरे वाटर से लाइफ कहाँ आ रहा है, एयर में आ रहा है। पहले लाइफ हमारा कहाँ था, लाइफ हमारा था वाटर में, अब वहाँ से लाइफ कहाँ आ रहा है, एयर में। एयर में जैसे ही लाइफ आया तो सबसे पहले लैरिंग्स कहाँ देखने को मिला, एम्फीबियंस में देखने को मिला। लैरिंग्स देखने को मिला कहाँ, एम्फीबियंस में। तो एम्फीबियंस में क्या हुआ कि लैरिंग्स कैसे डेवलप किया, एज अ डेवलप्ड कार्टिलेज। अभी तक हमने बताया था कि लैरिंग्स इज अ मस्कुलर ट्यूब, मस्कुलर स्फिंक्टर की तरह काम कर रहा था, बट अब क्या हुआ, एक कार्टिलेज के रूप में डेवलप किया। तो जब कार्टिलेज में वो डेवलप किया तो वो क्या कहलाएगा, एक ट्यूब बनेगा, पेटेंट ट्यूब, मतलब एक ट्यूब जो हमेशा ओपन रहे। अगर मान लो लैरिंग्स का काम है कि एयर को अंदर लंग्स के पास पहुंचाना, तो अगर लैरिंग्स ट्यूब के तरह नहीं रहेगा तो कोलैप्स कर जाएगा, डिस्ट्रेस हो जाएगा। अगर ट्यूब आपका बंद हो गया, मान लो ये ट्यूब है, ये अगर क्लोज हो गया मान लो, तो एयर इसके थ्रू अंदर जाएगा नहीं, तो लंग्स को एयर मिलेगा नहीं, तो डिस्ट्रेस्ड लंग्स में अगर एयर नहीं आएगा तो डिस्ट्रेस हो जाएगा लंग्स में। तो इसलिए एक ट्यूब है जो कि क्या करता है, यहाँ लंग्स में पहुँचा देता है। ठीक, तो बेसिकली ये सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कॉन्सेप्ट आपको जानने पड़ेंगे अच्छे अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। ठीक है, पेटेंट ट्यूब है जो कि क्या करता है, रिस्पायरेशन में हेल्प करेगा, हेल्प करता है आपका रिस्पायरेशन में। तो बात किया मैंने कि लैरिंग्स का दूसरा रोल क्या हुआ, एक रिस्पायरेशन का रोल हुआ। अभी हमने क्या देखा था, लैरिंग्स का रोल एयरवे प्रोटेक्शन, लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा था वो। क्यों, क्या था उसमें, क्रोनोलॉजी देखो, क्रोनोलॉजी मतलब शुरुआत कैसे हुआ। सबसे पहले मस्कुलर स्फिंक्टर की तरह शुरुआत हुआ, तो फंक्शन क्या शो किया, प्रोटेक्शन ऑफ लंग, दैट इज एयरवे प्रोटेक्शन। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकंड, जो सेकंड चीज हुआ कार्टिलेज के फॉर्म में डेवलप किया, तो क्या फंक्शन डेवलप किया, रिस्पायरेशन। क्रोनोलॉजी देखो, फर्स्ट एयरवे प्रोटेक्शन, सेकंड रिस्पायरेशन। ह्यूमन में फर्दर लैरिंग्स और डेवलप किया, डेवलप करने से क्या हुआ, सॉरी, फोनेशन डेवलप किया। फोनेशन का काम मतलब हुआ स्पीच, बोलना। आप हम जो बोलते हैं वो विद द हेल्प ऑफ लैरिंग्स, और उसके लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर लैरिंग्स में डेवलप किया गया, दैट इज वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड के बारे में अगर मैं बताऊं तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे ये आपका लैरिंग्स है, ठीक है, ये डायग्राम मैं वापस से बनाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। ये देखिए, ये हुआ आपका मुझे लैरिंग ट्यूब, ये आपका वोकल कॉर्ड। तो नॉर्मली ये आप वोकल कॉर्ड का होता है एंटीरियर कमीशर, ये होता है पोस्टीरियर कमीशर। तो देखो ये हुआ लैरिंग्स। तो अभी लैरिंग्स क्या है, लैरिंग्स में जो ये वोकल कॉर्ड है, ये वाला एरिया हो गया वोकल कॉर्ड का, ये वोकल कॉर्ड दूर दूर है, लेकिन एक टाइम आता है जब ये वोकल कॉर्ड क्या होते हैं आपके ऐसे हो जाएंगे। मैं कोई और कलर ले लेता हूँ तो आपको समझना आसान होगा आपके लिए। तो ये मैं ले लेता हूँ ये कलर। अभी क्या हो गया है कि ये लैरिंग्स आपका ऐसा हो गया, मतलब दोनों वोकल कॉर्ड आपस में टच हो गए। तो क्या हुआ, दैट इज़ अगर कोई भी स्ट्रक्चर नॉर्मल अपने पोजीशन पे चली जाती है, मिड लाइन में आ जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडक्शन। मीन्स कि एडक्शन हो गया किसका, वोकल कॉर्ड का। अब इस वोकल कॉर्ड वाले एरिया को हम लोग ग्लॉटिस बोलते हैं। तो मान लो लैरिंग्स है, लैरिंग्स में ये बंद हो जाएगा, ये जो ट्यूब था हमारा ये क्लोज हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ एक बार, देखो ये पूरी लैरिंग्स है। ठीक है, पहले आपका ये वोकल कॉर्ड खुला था, ऊपर से एयर आ रहा था, अंदर एयर जा रहा था, बट अगले सिनेरियो में क्या हो गया, अब आपका सॉरी अगला सिनेरियो ये नहीं, अगले सिनेरियो में क्या होगा कि अब आपका लैरिंग्स कुछ ऐसे हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, एयर तो यहाँ से अंदर आ नहीं पाएगा, एयर आ नहीं पाएगा, तो एयर आ नहीं पाएगा। ठीक है, तो क्योंकि ये क्लोज है तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। ये क्लोज हो गया, ये क्लोज हो गया, तो अंदर का प्रेशर डेवलप करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये क्या एरिया था, हमने बोला था कि एट द लेवल ऑफ वोकल कॉर्ड, बेसिकली ये ट्रू वोकल कॉर्ड है। अब ये वोकल कॉर्ड समझो, इसको हम लोग ग्लॉटिस बोलते हैं। तो इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर होंगे, देखो ये 3D स्ट्रक्चर, यानी इसके ऊपर मैं दिखा नहीं सकता, तो ये ऊपर वाले क्या होंगे, सुप्रा ग्लॉटिस। ये वाला स्ट्रक्चर क्या हो गया, ग्लॉटिस हो गया। इसके जस्ट नीचे वाले स्ट्रक्चर क्या कहलाएंगे, सब ग्लॉटिस। तो बेसिकली क्या हो गया, सब ग्लॉटिक प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज किया। अब सब ग्लॉटिक प्रेशर इंक्रीज करेगा, तो बेसिकली अगर मान लो सब ग्लॉटिक एयर प्रेशर तुम्हारा इंक्रीज कर रहा है, सब ग्लॉटिक एयर प्रेशर अगर इंक्रीज कर रहा है, तो फिर फर्दर ये प्रेशर क्या करेगा, रिलीज़ कर देगा। बहुत ज़्यादा जब प्रेशर बढ़ जाएगा, तो क्योंकि ये कैपेबिलिटी है ना, ये रिलीज़ करेगा। रिलीज़ करेगा तो क्या होगा, अब मान लो जैसे यहाँ देखो,
सब ग्लॉटिक एयर प्रेशर जो है तुम्हारा इंक्रीज़ कर रहा था। इंक्रीज़ करने से क्या होता है कि जो ये प्रेशर ये रहा तुम्हारा, देखो अभी कैसे वोकल कॉर्ड मिड लाइन में आ गया है, ये देखो वोकल कॉर्ड मिड लाइन में, तो सब ग्लॉटिक एयर प्रेशर रिलीज़ होगा, तो रिलीज़ होगा तो ये प्रेशर क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा। ये प्रेशर नीचे से क्या होगा, रिलीज़ किया और फिर ऊपर के लिए जाएगा। और जब प्रेशर ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि उसको बाहर निकालना है, रिलीज़ होना है, उसको जब बाहर निकालना है, रिलीज़ होना है, तो वो क्या करेगा, वोकल कॉर्ड को प्रेस करेगा नीचे से फिर हवा के तौर पे ऊपर आएगा। और जब कोई भी मान लो ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको अगर ऐसे एयर प्रेशर ज़्यादा मिलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, वाइब्रेशन होगा। ठीक है, वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, ये जो वाइब्रेट करता है वोकल कॉर्ड क्या होगा, नीचे एयर प्रेशर की वजह से वाइब्रेट करेगा विद द हेल्प ऑफ आर्टिकुलेटर, जो कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फेरिंग्स में, ओरल कैविटी, ओसी इज ओरल कैविटी, एल फॉर लैरिंग्स। ये आर्टिकुलेटर्स जो तुम्हारे फेरिंग्स में प्रेजेंट हैं, ओरल कैविटी में है, लैरिंग्स में है, वो बेसिकली स्पीच को डेवलप कराएंगे, वो डेवलप करेंगे तुम्हारे स्पीच को। तो यही प्रोसेस है हमारा स्पीच डेवलप करने का। तो मैंने क्या बोला आपका कि सबसे पहले वोकल कॉर्ड का एडक्शन, देन आफ्टर सब ग्लॉटिक एयर प्रेशर इंक्रीज, देन आफ्टर एयर प्रेशर रिलीज, क्योंकि एयर प्रेशर बढ़ेगा तो एक लिमिट के बाद वो रिलीज करेगा, एंड दैट रिलीज एयर प्रेशर विल लीड टू वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड, एंड फाइनली विद द हेल्प ऑफ द आर्टिकुलेटर्स ऑफ द फेरिंग्स, ओरल कैविटी, लैरिंग्स, और ये स्पीच डेवलप करेगा। ये एक कॉन्सेप्ट है कि ऐसे ऐसे प्रोसेस होता है, और आपका स्पीच जो हम लोग बोल रहे हैं वो वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड के वजह से बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमने बोला वोकल कॉर्ड के एडक्शन हुआ। अब वोकल कॉर्ड के एडक्शन की वजह से क्या होता है, एक और चीज़ डेवलप करता है, दैट इज योर इंट्राथोरैसिक प्रेशर इंक्रीज करेगा। वो क्या करता है, हेल्प करता है कफिंग में। जो भी मान लो कभी कभी कफ एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, आप लोगों ने अगर सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा कफ टॉपिक को, तो फार्मा में, तो पता है कफ इज़ अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। मतलब इसका काम क्या है कि जो भी अनवांटेड सब्सटेंस हमारे अंदर चला गया है वो कफिंग के थ्रू बाहर आ जाता है। तो कफ इज़ व्हाट, इज़ अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। तो इस कफिंग को हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग कफ बाहर की ओर करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि तुम्हारा इंट्राथोरैसिक प्रेशर बढ़ता है। इंट्राथोरैसिक प्रेशर, जैसे देखो अभी मैं अगर आवाज़ कर रहा हूँ तो वोकल कॉर्ड हमारा एडक्ट हो रहा होगा, तो मैं अभी ऐसे आवाज़ करता हूँ, आवाज़ किया, आवाज़ आया, आपको आवाज़ तो सुनाई दिया होगा ना, वोकल कॉर्ड एडक्ट किया होगा। वोकल कॉर्ड एडक्ट किया तो क्या हुआ, इंट्राथोरैसिक प्रेशर हुआ। तो कभी गौर करना कि अगर आपको कोई 80 किलो का वजन उठाना है तो आप कैसे करते हैं, कोई 50 किलो का उठाना है, 10 किलो में नहीं होता है, बट जब आपको ज़्यादा वेट, हेवी वेट लिफ्ट करना है तो आपको इस टाइप का आवाज़ निकालना पड़ता है, या आपका निकल जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है, ये जो आपका वोकल कॉर्ड के एडक्शन के वजह से हमारा लिफ्टिंग हेवी वेट्स में हमको बहुत आसानी होता है, मतलब भारी वजन को उठाने में बड़ा इजी हो जाता है। और दूसरा चीज़ क्या होता है, इसके वजह से कफिंग होता है। कफिंग के कारण क्या होगा, कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस बाहर आ जाएगा। तो मान लो कोई पेशेंट आया जिसको लैरिंजियल कार्सिनोमा हुआ होगा, मतलब लैरिंग्स में कैंसर हो गया, उसका कैंसर के कारण हमको लैरिंग्स को रिमूव करना पड़ गया। अगर मान लो हमारे पास कोई केस आ रहा है जिसने हिस्ट्री में बोला कि सर हमारा लैरिंग्स में कैंसर हो गया था और लैरिंग्स निकालना पड़ा, यानी पोस्ट लैरिंजेक्टोमी का केस आया है, उस पेशेंट में वो कंप्लेन हमेशा करेगा कि सर मैं भारी वजन उठा नहीं पाता हूँ, हैवी वेट लिफ्ट नहीं कर पाता हूँ। तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा बेटा, या ऐसे ही बोल देगा सर मैं भारी वजन नहीं उठा पाता हूँ, तो आप समझ जाएंगे। तो और डिटेल हम लोग पढ़ेंगे आगे। इसमें पहले अभी हम लोग समझते हैं कि लैरिंग्स डेवलप कैसे करता है। तो लैरिंग्स डेवलप कैसे करता है, ये बात जानने के लिए हमको ये पहले जानना होना चाहिए कि लैरिंग्स होता कहाँ पे है। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जो ये वाला जो आपका एरिया होता है, देखिए नोज़ के पीछे वाले एरिया, ये पूरा एरिया फेरिंग्स वाला एरिया है। ठीक है, ये पूरा एरिया क्या है, फेरिंग्स वाला एरिया है, ये पूरा फेरिंग्स वाला एरिया है। तो बेसिकली हमने बोला कि जो आपका नोज़ के सामने वाला एरिया है दैट इज़ योर नेज़ोफेरिंग्स, माउथ के सामने वाला एरिया है यानी ओरल कैविटी का तो ओरोफेरिंग्स, फिर यहाँ पे हो गया हाइपोफेरिंग्स। ठीक है, हाइपोफेरिंग्स। तो लैरिंग्स जो होता है वो फ्रंट ऑफ दी हाइपोफेरिंग्स में लाई करता है। ये हाइपोफेरिंग्स हो गया तो इसके फ्रंट में क्या होगा, लैरिंग्स। ये आपका लैरिंग्स हो गया तो फ्रंट ऑफ दी हाइपोफेरिंग्स वो लाई करेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट। उसके बाद देखिए कि लैरिंग्स डेवलप कैसे करता है। तो लैरिंग्स डेवलप करता है दो चीज़ से, एक फोर्थ आर्च से और सिक्स्थ आर्च से। सिक्स्थ कौन सा आर्च, फेरेंजियल आर्च की बात कर रहे हैं हम लोग। फोर्थ आर्च क्या करेगा, फोर्थ आर्च आपका अपर पार्ट ऑफ द लैरिंग्स को डेवलप कराएगा, अपर पार्ट ऑफ द लैरिंग्स। ठीक है, एंड सिक्स्थ आर्च इज योर लोअर पार्ट ऑफ द लैरिंग्स।
अब मैं आपको लैरिंग्स दिखाता हूँ अच्छे से, पूरा डायग्राम ही लैरिंग्स का दिखा रहा हूँ। ये देखो लैरिंग्स, मैंने बोला कि फोर्थ आर्च जो है वो क्या कर रहा है, अपर पार्ट ऑफ द लैरिंग्स, अपर पार्ट ऑफ लैरिंग, यूपी इज अपर पार्ट ऑफ द लैरिंग्स। सिक्स्थ आर्च जो है वो क्या कर रहा है, लोअर पार्ट ऑफ लैरिंग्स कर रहा है। तो देखो अपर पार्ट में क्या स्ट्रक्चर है, थायराइड है, एपिग्लोटिस है, क्रिकोइड है। क्रिकोइड तो लोअर पार्ट में आता है, लेकिन थायराइड अपर पार्ट में आता है। लेकिन आप बोलोगे कि बॉस थायराइड ही नहीं, एपिग्लोटिस भी तो आ रहा है अपर पार्ट में। लेकिन फिर मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा आगे चल के। देखिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। देखो कैसे डेवलप होगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये चारों आर्च है। हमने बोला फोर्थ आर्च से अपर पार्ट, देखिए यूपी इज फॉर अपर पार्ट एंड एलपी इज फॉर लोअर पार्ट। अब देखिए थर्ड और फोर्थ आर्च में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग के बीच से डेवलप करता है, एक थिकनिंग डेवलप करता है, दैट इज द येलो कलर इज आपको यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज योर हाइपोब्रैंकियल एमिनेंस। इसको हमने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड किया। अपर पार्ट इज योर क्रेनियल पार्ट, हाइपोब्रैंकियल एमिनेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया, क्रेनियल पार्ट एंड कॉर्डल पार्ट। तो जो क्रेनियल पार्ट है वो थर्ड आर्च से डेवलप कर रहा है, थर्ड आर्च से, एंड कॉर्डल पार्ट जो है वो फोर्थ आर्च से डेवलप कर रहा है। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, हाइपोब्रैंकियल एमिनेंस को दो पार्ट में, जैसे हे हाइपोब्रैंकियल एमिनेंस, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक क्रेनियल, दूसरा कॉर्डल। क्रेनियल इज डिराइव बाय थर्ड आर्च एंड कॉर्डल इज डिराइव बाय फोर्थ आर्च। आप कह रहे हैं कि बॉस ये आप मुझे क्यों बता रहे हैं हाइपोब्रैंकियल एमिनेंस से कहानी। चलिए मैं बताता हूँ क्यों बता रहा हूँ। हाइपोब्रैंकियल एमिनेंस जो है वो बेस ऑफ टंग को डेवलप करता है, बेस ऑफ टंग, और इसका दूसरे वर्ड में बोले पोस्टेरियर 1/3 ऑफ टंग को डेवलप कराता है। ठीक, चलो इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि सर बॉस आप ये क्यों बोल रहे हो कि टंग की बात क्यों कर रहे हो, अभी टंग का तो कोई रिलेशन नहीं। ठीक नहीं है, बिल्कुल सही आपका सवाल। तो ये जो हाइपोब्रैंकियल एमिनेंस है ये एपिग्लोटिस को डेवलप करता है। अब आपका क्लियर हुआ एपिग्लोटिस को डेवलप कौन कर रहा है, दैट इज योर हाइपोब्रैंकियल एमिनेंस। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे जो डायग्राम मैं आपको दिखा रहा था, मैंने बोला था ना एपिग्लोटिस इज डिराइव बाय हाइपोब्रैंकियल एमिनेंस, थायराइड इज डिराइव बाय फोर्थ आर्च, क्योंकि फोर्थ आर्च क्या कर रहा था, अपर पार्ट यानी थायराइड, क्रिकोइड यानी सिक्स्थ आर्च, क्योंकि ये लोअर पार्ट को डिवाइड कर रहा था। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब आप कह सकते हो कि डेवलपमेंट ऑफ लैरिंग्स में आपने सब चीज़ जाना, अब बोलोगे कि भैया नर्व सप्लाई बॉस क्या होगा। तो मैं बताता हूँ कि जो फोर्थ आर्च से डेवलप हो रहे हैं लैरिंग्स में, तो कौन डेवलप हो रहा है बताइए, अपर पार्ट डेवलप हो रहा है। अपर पार्ट में डेवलप हो रहा है, उसका नर्व सप्लाई क्या होगा, सुपीरियर लैरिंजियल नर्व, SLN, सुपीरियर लैरिंजियल नर्व। और ये बेसिकली क्या है, किसका ब्रांच है, वेगस का। नाउ कम टू द सिक्स्थ आर्च। सिक्स्थ आर्च की बात कर रहे हैं तो लैरिंग्स में डेवलप करता है सिक्स्थ आर्च आपका लोअर पार्ट, ठीक है। तो इसके नर्व सप्लाई क्या है, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, जो कि वेगस का ही ब्रांच है। तो ये यहाँ तक हुआ डेवलपमेंट वाला पार्ट। इंट्रोडक्शन वाला देखो हमने इंट्रोडक्शन और डेवलपमेंट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में एनाटॉमी से स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, तो अगर आपके पास टाइम मिले तो वीडियोस देखना, शेयर करना अपने कॉलेज के ग्रुप्स में। थैंक यू।